गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का चैप्टर है हमारा बकस्य प्रतिकारः। बकस्य जो है उसमें मूल शब्द है बक, है ना। जैसे बालक शब्द आपने पढ़ा था, तो बालक शब्द के अंत में लास्ट में क्या है, अ है ना। उसी तरह बक शब्द में क में जो अ है, तो इसीलिए ये बालक शब्द की रूप की तरह चलेंगे, है ना। इसके रूप भी किसकी तरह चलेंगे, बालक की तरह। तो आप जब बालक के रूप चलाते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, बालकस्य। उसी तरह से जब हम बक शब्द के रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में, बकस्य, है ना। और इसका अर्थ क्या होगा, तो आपको पता होगा कि कारक के चिन्ह होते हैं, है ना। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में, पर, है ना। तो ये जो चिन्ह हैं उसी के अकॉर्डिंग उन विभक्तियों के अर्थ निर्धारित होते हैं, है ना, डिसाइड करते हैं हम। तो जिस भी विभक्ति का होगा, जैसे मान लीजिए प्रथमा विभक्ति का है तो कर्ता ने, तो उसके साथ ने जुड़ता है। जैसे बालक ने, दो बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने। इसी तरह द्वितीया का होगा तो कर्म को, तो इसका चिन्ह क्या हो गया, को। तो बालक को, दो बालकों को, बहुत सारे बालकों को। इस तरह से पूरे बालक शब्द का हम अलग अलग विभक्तियों में इस तरह से अर्थ करते हैं। तो षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, का, के, की, है ना। ये तीनों ही होते हैं। इन तीनों में से जहाँ जिस वाक्य में जिसका जो उपयुक्त है उसका हम यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बकस्य का मतलब क्या होगा, बगुले का, है ना, बगुला और उसका, है ना। तो षष्ठी विभक्ति है इसीलिए एक वचन, इसलिए हमने ऐसा अर्थ किया, बगुले का, बगुला का। और प्रतिकारः मतलब क्या होता है, बदला, है ना, रिवेंज कह लीजिए, बदला लेना। तो बगुला जो है वो कैसे बदला लेता है, उसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है ना। तो यहाँ कहानी तो है ही, कहानी के माध्यम से यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको समझाई गई हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है ना। एक तो अव्यय शब्दों के बारे में यहाँ बताया गया है इस चैप्टर में, है ना। तो कहानी तो हम पढ़ेंगे ही, साथ के साथ आपको कुछ शब्दों से भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो संस्कृत में दो तरह के शब्द होते हैं, है ना। संस्कृत में दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक ऐसे शब्द जिनके रूप चलते हैं, ठीक है बच्चों, एक ऐसे शब्द जिनके रूप चलते हैं, और एक ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं चलते हैं, है ना। तो जिनके रूप चलते हैं वो आपको पता ही है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द रूप और दूसरा धातु रूप, है ना। और जो जिनके रूप नहीं चलते हैं, जो एक समान रहते हैं हमेशा, उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर से दोहराता हूँ इस बात को, आप ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिए। संस्कृत में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक जिनके रूप चलते हैं और दूसरे जिनके रूप नहीं चलते हैं। जिनके रूप चलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द रूप और दूसरा धातु रूप, ठीक है। और जिनके रूप नहीं चलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, है ना। तो उन पर जो है वो किसी भी कारक, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एक समान हमेशा रहता है ना, एक जैसा ही रहेगा। जैसे अत्र हो गया, कुत्र हो गया, है ना, ये सारे, अपि हो गया, ये छोटे छोटे जो हैं वो संस्कृत में अव्यय हैं। तो उनका प्रयोग भी इस चैप्टर में किया गया है। तो जगह जगह पर इन अव्ययों का प्रयोग किया गया होगा, उसको भी देखेंगे हम, है ना। और दूसरी बात इस चैप्टर में जो जिसका प्रयोग किया गया है वो है भविष्य काल वाले क्रिया का भी इसमें प्रयोग किया गया है ना। तो उसको भी हम देखेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के शब्द हो गए संस्कृत में, एक जिनके रूप चलते हैं और एक जिनके रूप नहीं चलते हैं। जिनके रूप नहीं चलते उसको अव्यय कहते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको बताया, अत्र,
तत्र, है ना, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, और अपि हो गया, और भी बहुत सारे हैं। धीरे धीरे हम चैप्टर में आएंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा प्रकार है जिसके रूप चलते हैं, जिसमें शब्द रूप और धातु रूप आते हैं। तो धातु रूप जो है आपके, उसी में धातु रूप में आपको पता होगा, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, टेंस होते हैं, काल, उसी तरह से संस्कृत में जो है वो लकार होते हैं, है ना। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो टेंस के लिए लकार शब्द नहीं है, क्योंकि टेंस जो है वो केवल काल को ही बताता है। लेकिन हमारे संस्कृत में जो लकार है वो दोनों को कवर करता है। दोनों मतलब कौन सा, अर्थात काल को तो वो कवर करता ही है, उसके साथ साथ मूड के लिए भी उसमें काफ़ी सारे लकार प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए लकार का जो है वो एरिया जो है उसका वो काफ़ी बड़ा है ना, ब्रॉड है उसका एरिया। उसके अंदर टेंस भी आ जाते हैं और मूड्स भी आ जाते हैं, है ना। ये थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि टेंस से बड़ा होता है दायरा लकार का, ठीक है। तो लकार जो है आपके वो 10 प्रकार के होते हैं वैसे टोटल, है ना। संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर जो है आपको 5 लकार पढ़ाया जाता है ना। 10th तक या जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे स्कूल लेवल में, तो आपको 5 लकार पढ़ाया जाता है। 5 लकारों में भी जो मिनिमम कह लीजिए 3 लकार, है ना। 3 लकार कौन कौन से, जो आपका एक तो प्रेजेंट टेंस के लिए अर्थात वर्तमान काल के लिए जो लकार होता है, दूसरा जो आपका पास्ट टेंस के लिए लकार होता है, और तीसरा आपका जो फ्यूचर टेंस के लिए लकार होता है, भविष्य काल के लिए, है ना। तो वो 3 लकार कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्तमान काल के लिए लट लकार होता है, जो कि आपने याद भी किया था, है ना। पठति ही पठति, पठतः पठन्ति, है ना। पठसी पठथः पठथ, पठामी पठावः पठाम, है ना। तो ये आपका लट लकार हो गया। इसी तरह से ये वर्तमान काल के लिए हो गया लट लकार। दूसरा आपका भूतकाल के लिए लंग लकार होता है, ठीक। अपठत, अपठताम, अपठन, है ना। ये वाला लकार जो है आपका भूतकाल के लिए होता है। और भविष्य काल के लिए लृट लकार होता है, ठीक है। भविष्य काल के लिए कौन सा लकार होता है, लृट लकार। तो इस लृट लकार में जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, है ना। पठ धातु जैसे हमने पठति चलाया था ना, सेम ऐसे ही चलेगा, बीच में आपको श जोड़ देना है इसमें, तो आपका वो बन जाएगा। पठति हम बोलते ही हैं लट लकार में, बस आप बीच में श रख दीजिए, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस तरह से ये आपका फ्यूचर के लिए आपका बन जाएगा लकार, ठीक। उसके बाद ये तो हो गए टेंस के लिए जो लकार होते हैं। इसके अतिरिक्त या इसके अलावा 2 लकार और हैं, फ़िलहाल आपको नहीं पढ़ने हैं वो, बस मैं आप उनका नाम लेकर के आगे बढ़ता हूँ। वो है 2 लकार, एक तो लोट लकार और एक आपका विधिलिंग लकार, है ना। जिसमें जो विधिलिंग लकार है वो आज्ञा के लिए होता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, और जो विधिलिंग चाहिए अर्थ में होता है, सॉरी, विधिलिंग लकार जो है आपका वो चाहिए अर्थ में होता है, और जो लोट लकार है वो आज्ञा अर्थ में होता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक। तो ये दोनों मूड से संबंधित है ना, उसी के लिए मैंने आपको बताया था। चलिए, तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपके भविष्य काल के शब्दों का भी मतलब क्रिया शब्द धातु रूपों का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ जहाँ वो आएगा उसको भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर को हमें पढ़ते हुए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टोरी तो समझनी है ही, है ना, स्टोरी का जो है आपको एंजॉय करना ही है। साथ के साथ जो अव्यय शब्द होंगे जिनके रूप नहीं चलते हैं उनको भी नोट करना है ना, निशान लगाना है, देखना है कौन कौन से हैं और उसका क्या क्या मीनिंग है ना, उसका कैसे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो आपके भविष्य काल के लिए धातु रूप इसमें प्रयोग किए गए हैं उनको भी देखना है यहाँ पर, है ना। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको स्टोरी को एंजॉय करना है। देखिए, चलिए, तो बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला, है ना, बगुला का बदला। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ कुछ परिचय दिया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रस्तुत पाठ में। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ये मैंने वैसे आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ।
प्रस्तुत पाठ में अव्यय पदों के प्रयोग को दर्शाया गया है। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। अभी जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, उसी को यहाँ पर व्याकरण की भाषा में यहाँ शब्द दिया गया, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें चेंज होता है ना, विकार उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए होता है ना, जैसे दूध है तो दूध को हम जमा देते हैं जब तो उससे दही बनता है ना, तो दही, दूध में जब विकार उत्पन्न होता है तो वो दही बन जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन होता है, तो वो चेंज होकर के दही बन गया। उसी तरह से जब शब्द में चेंज आता है, कोई परिवर्तन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। तो ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। और दूसरा है अविकारी, तो जो चेंज नहीं होते हैं, है ना, जिसमें विकार नहीं होता। तो जिन शब्दों का विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग लगाकर रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और अविकारी शब्दों का कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता, ये अव्यय कहे जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध में रूप में परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय हैं, और वे अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, है ना, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक बच्चों, तो ऐसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया भी गया है, सह अपि गच्छति, तो इसमें अपि जो है वो अव्यय है। अहम अपि गमिष्यामि, इसमें भी अव्यय जो है वो क्या है, अव्यय है ना। ते अपि गमिष्यन्ति, देख रहे हैं यहाँ पर सभी जो लकार भी हैं यहाँ पर प्रयोग किए हुए भविष्य काल के लिए। दो नीचे वाले जो सेंटेंस हैं, गमिष्यामि है, गमिष्यन्ति है ना, इस तरह से। और फर्स्ट सेंटेंस में गच्छति है, तो वो वर्तमान काल का हो गया। और नीचे के दो सेंटेंस में जो है वो क्या है, आपका भविष्य काल के लिए। ठीक है, लेट लकार का। इन वाक्यों में तो ये और अव्यय पदों का भी प्रयोग किया गया है, अपि है, तीनों में ही अपि का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में अपि पद में कोई परिवर्तन नहीं आया है ना, जबकि क्रिया में देखेंगे तो परिवर्तन आ रहा है ना। और अगर आप कर्ता भी देखेंगे, सब्जेक्ट है वो भी बदल रहा है ना। तो संस्कृत में ऐसे कई अव्यय हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यथा, एव जिसका मतलब ही होता है, च मतलब और हो गया, तत्र मतलब वहाँ, अत्र यहाँ हो गया, कुत्र मतलब कहाँ हो गया। पाठ में जो है लंग लकार भूतकाल के क्रियापद भी आए हैं, जैसे अवदत, अयच्छत, है ना, इस तरह से। तो भूतकाल वाला भी आया है और भविष्य के भी कुछ क्रियापद इसमें प्रयोग किए गए हैं, तो दोनों को ही हम देखते हुए चलेंगे, है ना। इससे पीछे वाले चैप्टर में जो है आपका वो वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग किया गया था, जितने भी चैप्टर आपने पीछे पढ़े थे, है ना। अब हम इसमें भूतकाल और भविष्यकाल की दो क्रियाओं को पढ़ेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो इन शब्दार्थों को हम साथ के साथ जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आता जाएगा, तो वहाँ पर हम देखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसका पाठ का जो है पूरा सारांश एक बार दे दिया गया है, सार उसको हम देखेंगे, लेकिन बाद में पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। मतलब क्या हुआ, एकस्मिन् अर्थात एक वन में, है ना। एकस्मिन् एक है और अस्मिन् शब्द है, दोनों को जोड़ करके ये शब्द बना है एकस्मिन्, है ना। एक वन में, वने में यहाँ सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। अर्थ क्या होगा, तो अधिकरण में। चाहो तो इसको आप नोट कर लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। कारक को नोट कर लें, कारक चिन्हों को, ताकि आप शब्दों के अर्थ को समझ पाएँ। अगर वो समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा संस्कृत को समझना। संस्कृत में दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, एक तो वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझना, अर्थात किसके साथ कैसे कौन सा क्रियापद और कर्ता का कैसे प्रयोग किया जाता है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इम्पॉर्टेंट। और दूसरा है कारकों का प्रयोग, है ना। ये दो चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा संस्कृत को समझना। और ये दोनों चीज़ समझना कोई कठिन बात नहीं है, बस एक बार ही आपको समझना है। अभी चैप्टर पढ़ाते हुए मैं आपको वो भी समझाऊंगा, बता दूंगा, है ना। बहुत इजी है, आप उसको समझ जाएंगे। और अगर होगा तो उस पर फिर मैं अलग से भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ताकि आप उसको दोनों चीज़ों को समझ जाए, है ना। वो बहुत ज़रूरी है। देखिए
तो एकस्मिन वने, तो वने में जो है सप्तमी विभक्ति हो गई है ना। वन शब्द बालक की तरह ही चलेंगे, है ना। जिसके भी लास्ट में ऐसा शब्द जिसके भी अंत में लास्ट में अ आता है तो उसके रूप किसकी तरह चलेंगे, बालक की तरह, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो बालक की तरह चलेंगे तो बालके, है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है बालके, वैसे ही क्या बन जाएगा, वने, है ना। तो वने का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकरण में, अर्थ जो उसका मीनिंग था, कारक चिन्ह जो होता है में, तो क्या हो जाएगा, वन, वने का मतलब हो जाएगा वन में, है ना। इस तरह से एक बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत में और हिंदी में क्या होती हैं, विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे हमने कहा ना वन में, तो वन अलग है और में अलग है, लेकिन संस्कृत में ये दोनों एक साथ ही आ जाती हैं, है ना। वने, तो वने का मतलब ही हो गया वन में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब सारी चीज़ें बात की बात है, आगे देखेंगे। देखिए, तो वने मतलब वन में। उसके बाद शृगालः मतलब सियार, है ना। तो वने सियार, और बकह मतलब बगुला, है ना। तो च मतलब और, तो क्या अर्थ निकला, निवसतः स्म, पूरा वाक्य यहाँ तक हुआ, है ना। एक बात और ध्यान बताता हूँ यहाँ पर आपको, निवसतः जो है आपका वो कहाँ का रूप है, तो निवसतः जो है वो इसमें वस धातु है और नी उपसर्ग है। उपसर्ग जानते हैं क्या होता है बच्चों, उपसर्ग होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं, है ना, स्टार्टिंग में लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और जो शब्द के लास्ट में लगते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, है ना। शब्द के शुरू में लगने वाले को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, और शब्द के अंत में लगने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और बीच में भी लगते हैं कुछ, देखिए, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो है आपका निवसतः में जो है वो नी जो है वो उपसर्ग है, और वस धातु से आपका क्या बना है, वसतः, है ना। जैसे पठती का बनता है ना, पठ धातु का, पठती पठतः पठन्ति, वैसे ही वस धातु का बनेगा वसति वसतः वसंती, है ना। तो यहाँ पर वसतः जो है वो द्विवचन में बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर द्विवचन क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर दो लोग रहते थे, कौन कौन, एक तो श्रृगाल रहता था और एक बगुला रहता था, बकह, है ना। तो इसीलिए क्रिया भी, धातु रूप भी द्विवचन का आया, नहीं तो एक ही आता अगर कोई एक रहता तो, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसा करता होगा उसी तरह का क्रिया भी इसमें यूज़ होगा, ठीक। तो आपका एक वन में श्रृगाल मतलब सियार और बगुला रहते थे, है ना, सियार और बगुला रहते थे, निवसतः स्म। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा था कि जिनको मान लीजिए भूतकाल का रूप चलाने में दिक्कत आती है ना, याद करने में दिक्कत आती है, उनको याद नहीं होता है, तो उनके पास एक और ऑप्शन है, और वो बहुत इजी ऑप्शन है कि अगर आपको मान लीजिए जैसे पठ धातु का रूप वर्तमान काल का याद हो जाता है ना, वर्तमान काल मतलब लट लकार, वो बहुत इजी है, पठती पठता पठंती वाला, है ना, तो वो अधिकतर बच्चों को याद हो जाता है जल्दी। लेकिन जो लंग लकार वाला रूप है वो जल्दी याद नहीं होता, थोड़ा कठिन पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो उसकी जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या किया गया है, लट लकार का प्रयोग कर दिया गया और उसके बाद लगा दिया स्म। तो जब भी किसी वर्तमान काल मतलब लट लकार की क्रियापद के बाद अगर स्म लग जाए तो वो क्रियापद पास्ट को बताने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिए। जब भी क्रियापद के बाद अगर स्म लग जाए तो वो किसको बताने लगता है, पास्ट को बताने लगता है ना। था तो वो प्रेजेंट का, जैसे निवसतः, तो निवसती निवस मतलब अगर हम उस उपसर्ग को जोड़कर बनाएंगे तब, अगर वैसे ही वस धातु का चलाएंगे रूप तो क्या बनेगा, वसती वसतः वसंती। तो ये तो बनता है प्रेजेंट टेंस में, है ना, लट लकार में, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, मतलब स्म लग गया, तो इस कारण से अब ये पास्ट में चला जाएगा, है ना। अच्छा, नी उपसर्ग लगाया, इसका क्या मतलब
क्यों लगाया, सीधा ऐसे ही दे देते कि वसतः स्म ऐसे कर देते, नी क्यों लगा दिया? तो नी लगाने से इसका मतलब है निश्चित रूप से, निश्चित मतलब फिक्स है ना, पूरा श्योर है कि दो लोग ही वन में रहते थे, है ना। दो लोग मतलब और भी रहते थे, लेकिन ये दोनों तो रहते ही थे, है ना। इनकी निश्चितता को बताने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए जो है यहाँ पर नी उपसर्ग लगा दिया इसके साथ, है ना, धातु के साथ। ये चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका स्म लगाया और ये पास्ट को देने लगा अर्थ, है ना, पास्ट वाला अर्थ देने लगा। तो क्या अर्थ निकल करके आया कि एक वन में श्रृगाल मतलब सियार और बगुला रहते थे, ठीक, रहते थे। तो थे जो आ गया ना, ये स्म की वजह से आया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आगे है तयोह। तयोह मतलब उन दोनों में, है ना। तयोह जो है आपका ये सहतौते रूप चलते हैं ना, रूप आपने शायद देखे होंगे जब हम पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे पहला दूसरा, उसमें भी आया था सहतौते तम तौतान तेन ताभ्याम ते, इस तरह से रूप चलते हैं उसके, ठीक है। तो उसमें जब आप जाएंगे तो उन दोनों में यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन मतलब द्विवचन बनेगा, है ना। द्विवचन में बनता है तयोह, है ना, जैसे रामयोह या फिर बालकयोह, इस तरह से, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा द्विवचन में तयोह। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है तो क्या होगा, उन दोनों में, है ना, अधिकरण में होता है चिन्ह उसका, ठीक है। तो उन दोनों में मित्रता आसीत। अब देखिए यहाँ पर पहली बार जो है पास्ट टेंस का क्रियापद आ रहा है मित्रता के बाद, है ना। आसीत, आसीत क्या है यहाँ पर, ये पास्ट का क्रियापद है ना, पास्ट को बता रहा है, अर्थात लंग लकार का क्रियापद है। आसीत मतलब के थी, है ना, क्या थी, तो उन दोनों में मित्रता थी, ठीक। तो ये आसीत जो है आपका वो पास्ट का हो गया, अस धातु है इसमें और अस धातु से ही आपका बना है यहाँ पर आसीत, ठीक है। पर प्रेजेंट टेंस में बनता है अस्ति स्तः संति, ये भी आपने सुने होंगे, है ना। अस्ति, अस्ति बनता है एक वचन में और स्तः बनता है द्विवचन में और संति बनता है बहुवचन में। और कौन से लकार में, तो लट लकार अर्थात वर्तमान काल, है ना। और उसी अस धातु का बन जाता है जब हम पास्ट में जाते हैं तो क्या बन जाता है, यही यहाँ पर जो आया आसीत आस्ताम आसन, इस तरह से बनता है पास्ट टेंस में, ठीक, लंग लकार में। चलिए आगे चलते हैं। तो उन दोनों में मित्रता थी। एक दिन सवेरे, अब देखिए यहाँ पर एकदा, एकदा मतलब एक दिन, एक दिन, एकदा। वैसे देखा जाए तो एकदा प्रातः, है ना, सवेरे, प्रातः मतलब मॉर्निंग में, सवेरे। एकदा का मतलब है एक और एकदा, है ना। चलिए इसको आगे हम डिफाइन करेंगे। तो एकदा प्रातः श्रृगालः, तो एक मॉर्निंग, है ना, एक मॉर्निंग में जो है एक सुबह, श्रृगालः बकम अवदत्। अब देखिए फिर से आया यहाँ पर अवदत्, है ना। तो एक बार एक सुबह श्रृगाल ने, है ना, बगुले ने, मतलब श्रृगाल मतलब सियार, है ना। तो सियार ने बकम अर्थात बगुले को, है ना, बगुले से या बगुले को कहा, अवदत्। अब यहाँ देख सकते हैं एक दिन सवेरे सियार ने बगुले से कहा, तो यहाँ मीनिंग में अगर आप हिंदी में देखेंगे तो बगुले से है, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो बकम है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसा कहीं कहीं पर ऐसा मतलब दिखेगा ऐसा होते हुए, क्योंकि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा का जो स्ट्रक्चर है वो भिन्न भिन्न है थोड़ा सा, है ना। ऐसा नहीं कि समानता नहीं है, समानताओं में कई सारी चीज़ें समान हैं भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। उसके भाव जो हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो दोनों भाषाओं का थोड़ा अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिन सवेरे सियार ने बगुले से कहा, तो यहाँ बगुले से आ रहा है हिंदी में तो, लेकिन ऊपर अगर देखें तो द्वितीय विभक्ति है बकम, है ना। तो बगुले को कहा इस तरह से अर्थ आना चाहिए था, लेकिन बगुले से कहा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, कई जगह पर ऐसा होते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अवदत मतलब कहा, है ना। अवदत मतलब क्या होता है, कहना। वद मतलब वद धातु है, वद का मतलब होता है बोलना एक तरह से, तो यहाँ पर अवदत है तो कहा।
पास्ट टेंस में चला गया ये, है ना। तो लंग लकार का प्रयोग है अवदत, है ना। जैसे अगर प्रेजेंट में बनता तो वदति वदता वदंती बनता, है ना। अभी ऊपर शायद मैंने बताया भी था, नहीं ऊपर तो नहीं आया था ये। वो वस धातु था तो वो वसति वसता वसंती बना था, और यहाँ वद धातु है तो वदति वदता वदंती, है ना। इस तरह से बोलना, वद धातु किस अर्थ में आएगा, बोलने अर्थ में। और अवदत जो है आपका वो पास्ट में बनेगा, मतलब लंग लकार में, ठीक। तो अवदत मतलब बोला या कहा। क्या कहा, मित्र, मित्र मतलब फ्रेंड, है ना, ये तो जानते हैं यहाँ पर। श्वः, श्वः मतलब कल। श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। देखिए अब यहाँ पर जो है ये कुरु शब्द आ गया है ना, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में कुरु शब्द आ गया है। अब ये कहाँ से आ गया, कहाँ का है, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। श्वः मतलब कल, आने वाला कल। त्वम मतलब तुम, मया, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, मेरे साथ। तो क्या हो गया, कल तुम मेरे साथ भोजनम कुरु, मतलब भोजन करो, है ना। कुरु जो है आपका वो कहाँ का रूप है, तो ये आपका देखिए ध्यान से देखिएगा, कुरु, है ना। करोति कुरतः कुर्वन्ति, है ना। क्री धातु से बनता है, अगर लट लकार में देखेंगे, करोति कुरतः कुर्वन्ति, है ना। करोसि कुरथा कुरथा, करोमि कुर्वः कुर्मः, है ना। तो ये आपका लट लकार में बना है ना, क्री धातु का। लेकिन ये जो है आपका कुरु जो है वो आपका कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा आपका उसमें, कुरु शब्द जो है आपका वो क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है ना, कि मतलब करो, है ना, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये आपका लोट लकार में बनेगा, है ना। कुरु शब्द जो है वो धातु उसमें लोट लकार में बनेगा। तो श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, तो मेरे साथ क्या करो, भोजन मतलब खाना खाओ, है ना, भोजन करो। तो ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पर क्योंकि त्वम है, तुम, है ना, तुम मेरे साथ भोजन करो, है ना। तो त्वम के साथ जो है वो कुरु आया, इसका मतलब मध्यम पुरुष एक वचन है ये, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी मैं जब आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। एक बार चैप्टर के लास्ट में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। श्रृगालस्य मतलब श्रृगाल के, है ना। ये फिर से षष्ठी विभक्ति आ गया, श्रृगालस्य, है ना। श्रृगाल शब्द है और जैसे बालकस्य बनता है वैसे श्रृगालस्य बनेगा। तो श्रृगाल के निमंत्रणेन, यहाँ कौन सी विभक्ति है निमंत्रण में, निमंत्रणेन, जैसे बालकेन, तो बालकेन कहाँ बनता है, बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान, बालकेन, है ना। तो तृतीया विभक्ति एक वचन में बन गया बालकेन। वैसे ही निमंत्रणेन, है ना। तो निमंत्रणेन कहाँ बनेगा, तृतीया विभक्ति एक वचन में। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, श्रृगाल के अर्थात सियार के निमंत्रण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से। तो निमंत्रण से बकः मतलब बगुला, प्रसन्नः अभवत् प्रसन्न हुआ, अभवत मतलब फिर से पास्ट में चला गया, है ना, प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, ठीक है। तो ये पहले पैराग्राफ का यहाँ मीनिंग किया गया, ठीक है। वैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है मीनिंग, है ना, लेकिन मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन सभी शब्दों की विभक्तियाँ नहीं लिखी हैं, कौन से लकार का है वो नहीं लिखा है ना, कौन सी चीज़ें कहाँ क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, इनको आप सुन करके बार बार दोबारा से सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा ना, रोक रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने क्लास में बताया भी था, लेकिन अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए सेकंड पैराग्राफ, उस पर चलते हैं। अग्रिमे दिने अर्थात अगले दिन, सह मतलब वह, अग्रिमे मतलब अगले और दिने मतलब दिन में, अगले दिन में, सह मतलब वह, भोजनाय, भोजनाय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, है ना, जैसे बालकाय वैसे भोजनाय। तो भोजन के लिए, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो क्या बन जाएगा, भोजन के लिए। तो यहाँ पर देखिए भोजनाय, भोजन के लिए, श्रृगालस्य, फिर से षष्ठी विभक्ति श्रृगालस्य में, तो श्रृगालस्य निवासम अगच्छत,
तो क्या हो जाएगा, श्रृगाल के निवासम, निवासम मतलब जहाँ वो रहता था, है ना, निवास अगच्छत, क्या हुआ, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया, है ना। तो अगच्छत, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। अगच्छत ये क्या हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। आगे देखिए, कुटिल स्वभावः श्रृगालः, मतलब कुटिल स्वभाव वाला श्रृगाल, है ना। कुटिल स्वभाव वाला जो सियार था, स्थाल्याम काय क्षीरोदनम अयच्छत। स्थाल्याम मतलब यहाँ पर मूल शब्द है स्थाली, है ना। क्या मूल शब्द है, स्थाली। स्थाली का बनता है आपका सप्तमी विभक्ति एकवचन में स्थाल्याम, है ना। काय थाल्याम काय क्षीरोदनम अयच्छत। तो थाली में क्या किया, सप्तमी विभक्ति थी एकवचन, तो इसी वजह से थाली में क्या किया, क्षीरोदनम अर्थात खीर, है ना, क्षीरोदनम अयच्छत, उसको दिया। यच्छ धातु जो है आपका देने अर्थ में होता है, तो यच्छ धातु से ही उसमें आपका उपसर्ग लग गया, तो अयच्छ ऐसा बन गया आपका, है ना, अयच्छ अयच्छत। तो थाली जो है थाली में खीर परोसा या दिया। बकम अवदत च, और क्या हुआ, खीर दी और बगुले से कहा, है ना। बकम अवदत च, तो बकम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बगुले से, तो इस तरह का जो भाव है बगुले से, तो ये जो है आपका बकम, है ना। यहाँ पर तो नहीं है बकम, तो द्वितीय व्यक्ति में बनता है ना। तो इस तरह के मतलब अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी, फिर कंफ्यूज नहीं होना है ना, एक समान उस पर चलना है। मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ पर थे, बकम अवदच्च, है ना। तो बगुले से कहा या बोला। मित्र अस्मिन पात्रे, मित्र अर्थात फ्रेंड, मित्र अस्मिन पात्रे इस पात्र में, आवाम अर्थात अहम आवाम वयम, तो अहम के बाद जो है आवाम जो है, अहम आवाम, ये क्या है, अर्थात अहम आवाम वयम, है ना। उत्तम पुरुष है अहम आवाम वयम, और उसमें भी द्विवचन है ना, अहम आवाम, तो द्विवचन है, तो आवाम मतलब हम दोनों, है ना। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, ठीक है। तो हम दोनों, आवाम अधुना सहैव खादावह, अधुना इस समय, सहैव मतलब साथ में, खादावह खा जाऊंगा, है ना। खादावह यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट का नहीं है तो खाता हूँ इस तरह से कर सकते हैं। खादावह खाद धातु से बना है और पहला वो है, तो इस वजह से खादावह यहाँ पर जो है, खादावह क्यों आया, क्योंकि इसका जो कह लीजिए करता है इस क्रिया का, वो कहाँ पर है, तो देखिए ध्यान से कि आवाम, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, आवाम अर्थात हम दोनों, अधुना अर्थात इस समय, सहैव मतलब साथ, खादावह खाते हैं, ठीक है। तो उसने एक तरह से निमंत्रण दे करके उसे कहा कि आओ एक तरह से, और हम दोनों जो है इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खाते हैं, ठीक है, साथ ही खाते हैं। अधुना सहैव, सह प्लस एव है ना, तो साथ ही खाते हैं। सह मतलब साथ और एव मतलब ही, तो साथ ही खाते हैं। फिर क्या कहा, भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणेन समर्था न अभवत। भोजन काल में क्या हुआ, बकस्य मतलब बगुले का, चंचु स्थालितः चोंच जो है वो स्थाली में, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत भोजन ग्रहण में समर्थ नहीं हो पाया, है ना, नहीं हुआ, ठीक। अतः बकः केवल क्षीरोदनम अपश्यत, तो के बक ने जो है बगुले ने केवल क्या देखा, मतलब क्या खाया, तो केवल क्षीरोदन अर्थात खीर को ही ग्रहण कर पाया, या उसको बस देखा, है ना, खाया भी नहीं। अपश्यत मतलब देखा, ये भी पास्ट का है। उसके बाद देखिए, श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रृगाल ने तो क्या किया, सारा, तू मतलब तो, सर्वम मतलब सारा, क्षीरोदनम अर्थात खीर,
अभक्षयत खा लिया, है ना, ये भी पास्ट का है। अभक्षयत है ना, भक्ष धातु है, उसी का लंग लकार में ये बनता है अभक्ष। ठीक है, अभक्षता। ये हो गया आपका कह लीजिए सेकंड पैराग्राफ का जो हिंदी था उसको समझाया गया यहाँ पर। आगे देखिए, यहीं पर थे हम लोग। हाँ, यहाँ से श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। तो क्या हुआ यहाँ पर कि श्रृगाल के द्वारा जो बक था, जो कि कैसा बक था, तो वंचितः। वंचितः मतलब क्या होगा, वंचित, है ना, अर्थात जिसको उस चीज़ से वंचित कर दिया गया, है ना। तो वंचित जो बक था वो अचिंतयत अर्थात सोचने लगा। अचिंतयत जो है आपका ये भी पास्ट का है। तो क्या सोचा उसने, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः। तो यथा मतलब जिस प्रकार, अनेन मतलब जिस प्रकार हमारे साथ, या कह लीजिए मेरे साथ, है ना, अनेन मेरे साथ, मया मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। मतलब क्या, जैसे मेरे साथ अनेन मेरे साथ व्यवहार किया, व्यवहार कृता, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। ठीक, तो जैसे मेरे साथ किया वैसा ही व्यवहार करिए। अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। ठीक, मतलब जिस प्रकार से उसने मेरे को धोखा दिया तो मैं भी उसके साथ मतलब उसी तरह का व्यवहार करूँगा। ठीक, देखिए आगे क्या है, एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर, है ना, एवं मतलब इस प्रकार, चिंतयित्वा सोचकर या चिंतन करके, सह शृगालः सह शृगालम वह शृगाल से अवदत मतलब बोला, क्या बोला, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अर्थात मित्र तुम भी, है ना, त्वम अपि तुम भी, स्वः मतलब कल, प्रातः, मया सह मतलब मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करो। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। तो बगुले के निमंत्रण से शृगाल जो है वो बहुत प्रसन्न हुआ। अभक्षयत, है ना, प्रसन्न अभवत मतलब हुआ। उसके बाद है यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। अर्थात यदा मतलब जब, शृगालः सियार, सायं मतलब शाम को, है ना, सायं मतलब शाम को, सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। तो जब शाम को बक के निवास पर भोजन के लिए गया, है ना, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत् शृगालम च अवदत्। ठीक, यहाँ तक देखते हैं पहले। तो यदा जब वो शृगाल जो है वो कहाँ गया, बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। तो यहाँ पर जो है तदा बकः संगणकीय मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत् शृगालं च अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः हमारे साथ भोजन करो साथ में, है ना। बकः कलशात् चञ्च्वा क्षीरोदनम अखादत् परन्तु शृगालस्य मुखं करुणे क्लेशये न प्राविशत्। ठीक, अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत्। तो अतः इसलिए बगुले ने सारा सर्वम मतलब सारा, क्षीरोदनम अर्थात खीर, अखादत खा लिया। अब देखिए यहाँ पर तो और क्या कहा, परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत।
अर्थात लेकिन, परंतु मतलब लेकिन शृगालस्य अर्थात शृगाल का, सियार का मुख में कलशे न प्राविशत अर्थात कलश में मुख प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बक सर्वदा सर्वम क्षीरोदनम अखादत है ना, तो वो बक जो है वो सारा खीर खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, वह केवल देखता रह गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। शृगालः बकं प्रति यादृशः व्यवहारः अकरोत्, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशः व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, मतलब बदला लिया उसने, है ना। उक्तम अपि, इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणः। अर्थात क्या कि जिस प्रकार से ये जो है आपका ये तो लास्ट का है, एक मिनट रुक जाओ, इससे पीछे का भी बचा हुआ है ना बच्चों, जस्ट अ मिनट, ये वाला हो गया ना। हाँ ये हो चुका है, अभी बता दिया ना मैंने आपको। अकरोत् प्रतिकारम अकरोत् उक्तम अपि, ठीक है। तो कहा भी गया है आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना, है ना। क्या मतलब निकला इसका कि यहाँ पर सियार की चातुरता का वर्णन किया गया है ना। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तो जो सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा जिस प्रकार हम इसने मेरे साथ बर्ताव किया उसी प्रकार मैं भी इसके साथ बर्ताव करूँगा। शाम को बगुले के निवास स्थान भोजन के लिए गया, तब छोटे मुख वाले कलश में डाल दी खीर। तो सियार से कहा दोस्त हम दोनों इसी बर्तन में साथ भोजन करेंगे। तो ये तो यहाँ पर और कुछ खास नहीं है ना। तो ठीक है, आगे देखेंगे इसका अर्थ। आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तो जो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, दुख देता है, उसके साथ भी वैसा ही होता है, उसको भी दुख मिलता है। और तस्मात् सद्व्यवहर्तव्य, इसलिए हमें हमेशा सद्व्यवहार का करना चाहिए। और कहाँ से करना चाहिए, तो मानवेन सुखैसिन, अर्थात तो मानव जो है वो उसको कर कर क्या होते हैं, सुखैसिन होते हैं, अर्थात सुख की अनुभूति करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब इसका जो ये सारा है अभ्यास, ये मैंने करवा दिया था क्लास में। इसका आंसर आपको इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, तो मैं इसको आपको बता दूंगा। अगला चैप्टर है क्रीड़ा स्पर्धा। तो ये मैंने चैप्टर वैसे पूरा लिखवाया था क्लासरूम में, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इस चैप्टर में जो है आपका क्रीड़ा का मतलब खेल होता है और स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, है ना, कंपटीशन। तो इसमें भी आपका खेल प्रतियोगिता का है। इसमें भी बहुत सारे संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये भी आप इसको देखिएगा। इसमें दूसरे उसमें बात करेंगे, है ना। पहले वाले में एक बार उसको देख लीजिए, फिर हम इस वाले पे बात करेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है वैसे, मैंने सारा जो लिखवा दिया था और इसमें आपको ये सारा जो है मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले उसमें फिर हम देखेंगे आगे का। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट बच्चों।